स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों मैं फिर से लेकर आया हूँ हमारे साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी कि हमारे साइंस की क्विज की दूसरी सीरीज़। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके ऊपर पहली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि मास्ट कोशिकाएँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन लिखा होगा कि मास्ट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। आपके सामने चार ऑप्शन है। सही आंसर आपको बता देता हूँ। सही आंसर होगा संयोजी ऊतक में, यानी कि ऑप्शन नंबर एक हमारा हो जाएगा। मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भविष्य का तत्व कहा जाता है। भविष्य का तत्व दोस्तों कहते हैं हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च इन दिनों में चल रही है। अभी हाइड्रोजन फ्यूल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए हाइड्रोजन को भविष्य का तत्व कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मेरुदंड यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। कितनी जोड़ी यानी कि पेयर्स में निकलती हैं, तो इसका आंसर होगा 31। 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। और अगर पूछे तंत्रिकाओं की संख्या तो 31 का डबल हम कर देंगे यानी कि 62। ठीक है। इसने जोड़ी पूछा इसलिए 31 जोड़ी आएगा। अगला प्रश्न है, सबसे स्थायी पारितंत्र कौन सा है। पारिस्थितिक तंत्र कौन सा होता है सबसे ज्यादा स्थायी। ऑप्शन है वन, घास के मैदान, रेगिस्तान या फिर समुद्र। तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा स्थायी होता है वो होता है समुद्र, क्योंकि समुद्र तब से थे जब वन, घास के मैदान, रेगिस्तान ये सब कुछ नहीं था। समुद्र सबसे ज्यादा स्थायी है। अगर सब कुछ नष्ट हो जाए तो भी अंत में समुद्र ही बचेंगे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या पूछी है, तो ये संख्या दोस्तों होती है 639। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा 639। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है उनका नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, तो दोस्तों ये होता है कशेरुक रज्जु में। ठीक है। जो हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण केंद्र पूछा है तो ये होगा कशेरुक रज्जु में। अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है। वह हार्मोन जिसमें आयोडीन पाया जाता है तो वो होता है थायरोक्सिन। ठीक है। आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। अगला प्रश्न है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। रक्त के जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है दोस्तों, तो ये होती है कैल्शियम की। ठीक है। कैल्शियम की। अगर यहाँ पर पोटेशियम भी होता दोस्तों तो पोटेशियम भी सही होता है, क्योंकि कैल्शियम और पोटेशियम ये दोनों रक्त को जमाने में मुख्य सहायक होते हैं। ठीक है। अगर पोटेशियम आपको ऑप्शन में कहीं दिखाई दे जाए तो आप सबसे ज़्यादा क्लिक पोटेशियम पर करेंगे। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है आपको पता है ना। और अगर पोटेशियम नहीं है तो फिर आप कैल्शियम को यूज़ करेंगे। ठीक है। अगला आंसर हम क्वेश्चन हमारा है कि वायु से हल्की गैस है। वायु से हल्की गैस कौन सी है। चार ऑप्शन है, ऑक्सीजन, अमोनियम, क्लोरीन या फिर प्रोपेन। सही आंसर होगा दोस्तों अमोनियम। अमोनियम हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न होगा, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है। अवशोषित मतलब यहाँ पर आएगा सबसे ज़्यादा कहाँ पर अवशोषित करती है, किसको, अल्ट्रा वायलेट किरणों को। ठीक है। यानी कि वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन है वो सबसे ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी रेज हमारी है उनको कहाँ पर अवशोषित करती है, तो ये करती है अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है दोस्तों। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत हमारी है वो सबसे ज़्यादा यूवी किरणों को अवशोषित करती है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। यानी कि पर्यावरणीय दृष्टि से सबसे उपयुक्त कृषि कौन सी होती है, तो वो होती है दोस्तों कार्बनिक कृषि। कार्बनिक कृषि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं परजैविक। परजैविक। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है। एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है। एनीमिया होता है वो लोहा की कमी से होता है। तो दोस्तों जल्दी से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बस कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला प्रश्न है कि साबुनीकरण के घोल से साबुन को अलग करने में नमक कैसे मदद करता है। आपके पास साबुन का घोल है, अगर आप उसके अंदर नमक डाल देते हैं तो साबुन अलग हो जाता है।
तब ये पूछ रहा है कि नमक ने कैसे साबुन को अलग किया। तो दोस्तों क्या होता है कि साबुन में के घोल में जब भी हम नमक डालते हैं तो नमक क्या है, साबुन की घुलनशीलता को कम कर देता है। जल के अंदर जो घुलनशील होता है उसको कम कर देता है, इसलिए साबुन जो है जल से अलग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हमारा हो जाएगा साबुन की घुलनशीलता को कम करके नमक साबुन के घोल से साबुन को अलग कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है मेलाकाइट का एक अयस्क खनिज है। मेलाकाइट, इसमें खालिस्तान है, का एक अयस्क खनिज है। यानी कि मेलाकाइट किसका अयस्क होता है, तो मेलाकाइट होता है दोस्तों कॉपर का। मेलाकाइट कॉपर का एक अयस्क यानी कि खनिज होता है। ठीक है, अगला है दुग्ध प्रेरित हार्मोन है। दुग्ध प्रेरित हार्मोन, जहां पर दुग्ध दिख जाए तो ऑक्सीटोसिन करना है। दुग्ध और हार्मोन आए तो ऑक्सीटोसिन लगा देना, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन युक्त रक्त खालिस्तान के माध्यम से हृदय के बाहर बहता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो तरह की होती है हमारे पास, धमनी और शिरा होती है। एक होती है शिरा और दूसरी होती है धमनी। ठीक है, शिरा के अंदर क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, और धमनी जो हमारी होती है महाधमनी यानी कि धमनी, उसके अंदर हमारा शुद्ध रक्त बहता है। और शुद्ध रक्त है तो उसके अंदर ऑक्सीजन होती है इसलिए शुद्ध होता है। अशुद्ध के अंदर क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। धमनी शुद्ध रक्त, शिरा अशुद्ध रक्त, यानी कि यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा धमनी पूछा है इसने। ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी कि शुद्ध रक्त है, तो शुद्ध रक्त कौन सा होता है, धमनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है। विटामिन ए को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन ए को बोलते हैं दोस्तों रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है विटामिन ए को। अगला प्रश्न है तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की इकाई कौन सी होती है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, न्यूरॉन। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है। अगला प्रश्न है एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन नियमों के अनुरूप होता है। ऊर्जा का जहां भी प्रवाह आ जाए तो उष्मा गतिकी लगा देना आंख बंद करके, आपका आंसर सही होगा। ऊर्जा प्रवाह के नियम होते हैं उष्मा गतिकी के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। कोयले में प्रदूषण होता है, पेट्रोल में भी होता है, परमाणु के अंदर भी प्रदूषण होता है, लेकिन सौर के अंदर कोई प्रदूषण नहीं होता है। सौर ऊर्जा यानी कि सोलर ऊर्जा में कोई प्रदूषण नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा तटरेखा में परिवर्तन। वैश्विक तापन के फलस्वरूप होगा तटरेखा में परिवर्तन। आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शन ए को सही बोलते होंगे कि समुद्र तल में वृद्धि होगी, लेकिन दोस्तों समुद्र तल में वृद्धि नहीं होती है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। वैश्विक तापन से समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, समुद्र का तल तो वहीं रहेगा। ठीक है, और तटरेखा में परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी तो तटरेखा में परिवर्तन होगा। ये इनडायरेक्ट पूछा हुआ है। और फसल के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होगा, फसल चक्र में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा तटरेखा में परिवर्तन। समझ में आया, समुद्र तल में वृद्धि नहीं होगी, समुद्र तल में वृद्धि नहीं होगी, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है, अगला प्रश्न होगा पारिस्थितिक निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया, किसने किया, ये वैज्ञानिक का नाम बताना है। डायरेक्ट अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना, एग्जाम में ये सबसे सही रहता है, क्योंकि गलत होने से अच्छा है स्किप कर दो। इसका आंसर होगा ग्रिनेल्स ने किया। पारिस्थितिक निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था दोस्तों ग्रिनेल्स ने। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 23 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ना तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मैं मोटिवेट हो सकूँ।